जवानों का जो है मोटिवेशन क्या है और आपने उनसे क्या कहा? कल मैं लेह पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। सर अभी सिचुएशन जो है लद्दाख में जो चाइना बॉर्डर है उसमें सर अभी सिचुएशन कैसी है? अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। सर अभी हम कितना तैयार हैं चाइनीज़ आर्मी से डील करने के लिए? जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। ओके सर, धन्यवाद। सर अभी प्रिपेयर्डनेस जो है वो सिचुएशंस जो चल रही हैं उनको आने वाले दिनों में डील करने के लिए सर क्या क्या तैयारी है? अभी जैसे आपको मालूम है पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग ज़रिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के ज़रिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। ओके सर, धन्यवाद। सर यू हैव रीच्ड लेह एंड रिव्यूड ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस. Sir, how did you encourage the soldiers' motivation and what did you tell them? Well, after reaching Leh, I had gone to various places, and in each of these places, I met the officers, the JCOs, the men, and I took a first-hand account of the situation on the ground. And they are highly motivated, their morale is high, and they are fully prepared to deal with any situation that may arise. I would like to reiterate, as always, that our officers and men are the finest in the world, and they will not only make the army proud, but also the nation proud. Sir, what is the current situation right now? Well, the situation along the LAC is slightly tense. Keeping in view of the situation, we had undertaken some precautionary deployments for our own safety and security, and these deployments we undertook along the LAC so that our security and integrity remain safeguarded. So what are the preparedness to deal with the situation with China in coming days? Well, as you know, for the last 2-3 months the situation has been a little tense, but we have continuously been engaging with China, both at the military and the diplomatic level. These engagements are ongoing and will continue in the future also. And we are very sure that through this medium of talks, whatever differences we have will be resolved, and we will ensure that the status quo is not changed and we are able to safeguard our interests. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे को आप सुन रहे थे। फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करने के बाद लेह में मनोज मुकुंद नरवणे, जो हमारे आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा है कि LAC पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और जनरल नरवणे ने यह बात स्वीकार की है, एक्सेप्ट की है कि LAC पर हालात नाजुक हैं, लेकिन हमारी सेना का मोराल बहुत ऊंचा है, मनोबल बहुत ऊंचा है और जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा को कायम रखेगा।
एक बड़ी बात जो आर्मी चीफ की तरफ से कही गई है वो ये है कि बातचीत से विवाद सुलझने के आसार हैं। यानी वो भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत और चीन के बीच जो टकराव की स्थिति बनी हुई है उसका हल बातचीत के जरिए ही निकलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यथास्थिति बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इस कोशिश को आगे भी जारी रखा जाएगा। यथास्थिति बरकरार रखने का मतलब है कि अप्रैल वाली स्थिति में जिस तरह से हिंदुस्तान और चीन की सेनाएं थीं उसी स्थिति पर वापस लौटें। चीन जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो वापस पीछे जाए, उसी जगह पर जाए जहां चीनी सेना, जहां पीएलए अप्रैल में थी। यानी अप्रैल की जो यथास्थिति थी उसको बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश आगे भी जारी रहेगी। ये आर्मी चीफ नरवणे ने साफ किया है। बड़ी बात जो नरवणे साफ कह रहे हैं वो ये है कि बातचीत के जरिए हल निकलने की उम्मीद है। बातचीत के जरिए हल निकलना संभव नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान ने किसी भी विकट स्थिति से निपटने के लिए फौज को तैयार कर दिया है। भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। लद्दाख में एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा करने के बाद सेना प्रमुख जनरल नरवणे का यह बयान बेहद अहम, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बातचीत से विवाद सुलझने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही साथ पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है सेना को, और एलएसी पर हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं, ये भी कह रहे हैं सेना प्रमुख नरवणे। लेकिन हमारी फौज का, हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है और इंडियन आर्मी को इस तरह से डिप्लॉय किया गया है हर जगह पर जहां से हम अपनी सुरक्षा को कायम रख सकें और यथास्थिति बरकरार रखने के लिए चीन को मजबूर भी किया जा सके। उस दिशा में भी हर मुमकिन कोशिश आगे भी जारी रहेगी। लेकिन बड़ी बात यह कि बातचीत के जरिए मसले का हल संभव है, यह खुद आर्मी चीफ जनरल नरवणे कह रहे हैं। तो आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को हम सुन रहे थे। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और यह तो जाहिर ही हो जाता है 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात जिस तरह से पीएलए के जवानों को खदेड़ा गया और जिस तरह से ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप पर कब्जा किया गया, निश्चित तौर पर उससे यह साफ नजर भी आता है। वही बात कह रहे हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और यह भी कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकलना संभव है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, अपने आप में बहुत अहम बातें कही हैं जनरल नरवणे ने, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी उम्मीद की जा रही है कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकल जाएगा। बिल्कुल, बातचीत का दौर या बातचीत के चैनल्स हमेशा खुले हैं समीर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने अपने 2 टेक दिए जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वो स्टेटस को बदलने की कोशिश करते हैं तो ये सारे एक्शंस हम तैयार हैं। तो यानी अगर चीन की तरफ से अभी भी कोई अग्रेसिव पोस्चरिंग करने की कोशिश की जाती है तो उसको लेकर हमारी तैयारियां कैसी है, ये उन्होंने साफ कहा और उन्होंने इसका जायजा भी लिया। और समीर, ये बात लगातार जो बातचीत के दौर है या बातचीत के चैनल्स हैं वो हर लेवल पर खुले हुए। आपको याद होगा कि ना सिर्फ यहां पर बल्कि रक्षा मंत्री जब मॉस्को गए हुए हैं वहां पर भी बातचीत की बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि एमई लेवल पर दोबारा से बातचीत हो सकती है। तो ये सारे चैनल्स बातचीत के खुले हुए हैं, लेकिन अगर चीन उन्हीं बातचीत के चैनल्स का फायदा उठा के टाइम बाइंग कर कोई बड़ा चुनौती हमें देने की कोशिश करता है तो उसकी तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया और साफ तौर पर कहा कि हम तैयार हैं और अगर कोई ऐसी मिस्चीवियस थिंग दोबारा से होने की कोशिश होती है तो उससे निपटने के लिए भी हमारी तैयारियां पूरी हैं। बिल्कुल, सेना पूरी तरह से तैयार है हर विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए। जवानों के हौसले बहुत बुलंद नजर आ रहे हैं, यह भी कहा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। जरा सुनिए फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करने के बाद क्या कह रहे हैं जनरल नरवणे। कल मैं ले पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। तो देखिए, बड़ी बात जो कही गई है जनरल नरवणे की तरफ से वो ये कि पूरी तरह से भारतीय फौज तैयार है
हर विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए। और यह भी साफ कर दिया गया है कि जो यथा स्थिति थी अप्रैल वाली स्थिति में, चीन को वापस अपनी सेनाओं को पीछे धकेलना पड़ेगा। एक तरह से यह संदेश भी चीन को बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साइबल दास गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, चीन मामलों के जानकार हैं। पंकज दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काठमांडू से वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि नेपाल का रोल भी बड़ा अहम है। जिस तरह से परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, आप देखिए पूरा त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है, नेपाल, पाकिस्तान और चीन का। अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पीटीआई के नेता हैं, यानी पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी को इस डिबेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एलएसी से भी बहुत जल्द हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय स्वाई हमारे साथ सीधे एलएसी से मौजूद होंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी ये जो जनरल नरवणे का ताजा बयान आया जिस तरह से फॉरवर्ड पोस्ट के दौरे के बाद, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं सर? देखो समीर, मैं अपने अनुभव से आपको जागरूक करना चाहता हूं और आपके व्यूअर्स को जी। मैं बहुत लंबा अरसा यहाँ बिताया है। बिल्कुल। सबसे पहले जो है कि जो अभी सिचुएशन है काफी गंभीर है, क्योंकि दोनों फौजें आमने सामने हैं। और जो नरवणे साहब का दौरा है ये भी बहुत अहम है, क्योंकि जमीन पर क्या सिचुएशन है जो कि उनको समझने की बहुत आवश्यकता है, जो उन्होंने आगे फॉरवर्ड पोस्ट पर गए और पूरा जायजा लिया। अभी मैं यहाँ 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पहल तो चीन ने की है, उन्होंने अतिक्रमण किया, वो ग्रे जोन में आए, फिंगर 4 पर आए, पहाड़ियां पकड़ी। तो आगे हमने अपनी उसकी जो है इसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, क्योंकि मैं ये इलाका ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप और स्पेंगूर को बहुत बढ़िया तरह जानता हूं। तो ये जो हमने अभी अपना काउंटर अतिक्रमण किया है, जो ब्लैक टॉप को पकड़ा है, जो हेलमेट को पकड़ा है, ये बहुत ही अहम पहाड़ियां हैं। क्योंकि देखो, हाई एल्टीट्यूड में 2 चीजें बहुत अहम होती हैं, पहाड़ी चोटियां और पासेस। अगर आपके पास पहाड़ी चोटियां पासेस हैं तो आपका बहुत एडवांटेज मिलता है। दूसरी बात, त्रिशूल जो है ये बहुत अहम जगह है। त्रिशूल जो है एक हमारी हवाई पट्टी है, एयर बेस है। बिल्कुल। और त्रिशूल जो है ये ले को डिफेंस देता है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ले की है। अगर त्रिशूल को कोई खतरा होता है तो ले को भी खतरा होता है। तीसरी बात, हमारी फौज जो है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में बहुत ही माहिर है। मैं खुद भी सियाचिन में भी बटालियन कमांडर रह चुका हूं। आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारत फौज का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे हौसले सदैव बुलंद हैं। और आखिरी बात है डायलॉग। डायलॉग तब होता है जब आपकी ग्राउंड पोजीशन मजबूत हो। इस समय हमारी ग्राउंड पोजीशन मजबूत है। यही बहुत अहम बात है सर, बहुत अहम बात आपने जीजी द्विवेदी साहब कही कि आज की तारीख में जिस तरह का डेवलपमेंट खास तौर पर ब्लैक टॉप से और हेलमेट टॉप से सामने आया है, उसमें साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हमारी पोजीशन बड़ी मजबूत है। एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है, भारत चीन तनाव पर विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो एससीओ की होनी है 10 सितंबर को, उसमें भी एस जयशंकर जाएंगे। लेकिन एक अहम खबर आपको दे दें, बातचीत से विवाद सुलझाने की जो उम्मीद कर रहे हैं जनरल नरवणे, ये अपने आप में बड़ी अहम बात है। और वो ये भी कह रहे हैं कि एलएसी पर जवानों का मनोबल इस वक्त बहुत ऊंचा है। एलएसी पर अभी हालात नाजुक हैं, ये माना है आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने भी। हम एलएसी पर पूरी तरह से तैयार हैं, वो ये कह रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना ने इस तरह से हर जगहों पर, हर अहम जगहों पर डिप्लॉयमेंट की है जिससे हम अपनी सुरक्षा को कायम रख सकें। हमारे साथ इस वक्त एलएसी से रिटायर्ड मेजर जनरल संजय स्वाई जुड़ रहे हैं। संजय स्वाई साहब, किस तरह से आप इस परिस्थिति को देखेंगे? और देखिए, अभिषेक उपाध्याय और आदित्य राज कौल उनके साथ नजर आ रहे हैं। और अभिषेक, निश्चित तौर पर यह जो अहम डेवलपमेंट हुआ है, जिस बात का जिक्र द्विवेदी जी कर रहे थे कि आज हम उस पोजीशन पर हैं कि चीन को यह लग रहा है कि अब शायद बातचीत की टेबल पर आकर ही मामला सुलझे। देखिए समीर, एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल देके बात करते हैं। हम उस पोजीशन पर हैं, ये तो जमीन से साबित हो रहा है। हम इस समय लद्दाख में, आप चुशूल से शुरू कीजिए। चुशूल में हम जिन हाइट्स पर पहुंचे हुए हैं, बार बार कह रहा हूं, उन हाइट से चीन की जो पोस्ट हैं वो हमारी स्ट्राइक रेंज में है। उनका पूरा का पूरा मूवमेंट वो हमारी निगाह में है। जो 219 जो उनका हाईवे है, जो लासा से कासगढ़ को जोड़ता है, वो हमारी निगाह में है। और स्पांगुर का जो पूरा रास्ता है, पास है, जो जिससे कि वो इंटर कर सकते थे, जो एंट्री पॉइंट
पॉइंट है वो हमने ब्लॉक कर दिया है। तो इतना एग्रेसिव पोस्चरिंग भारतीय सेना की चीन को, ये चीन की सोच से परे है, ये उनकी कल्पना से परे जो आज इस लद्दाख में हम देख रहे हैं। और ये सिर्फ बात लद्दाख की नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि ये बात ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, हर जगह यही हो रहा है। पूरी रीपोजिशनिंग कर दी गई है और ये जो रीपोजिशनिंग है ये अब इस तरह से है कि हम एडवांटेज पर हैं, हम एग्रेसिव मोड में हैं और इसलिए क्योंकि उन्होंने शुरुआत की है। समीर बिल्कुल। संजय स्वाय साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से एससीओ की मीटिंग से जो मॉस्को से खबर आ रही है वो भी यही है कि कहीं ना कहीं जो चीन के रक्षा मंत्री हैं वो बातचीत करना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से पेशकश की जा रही है कि राजनाथ सिंह से कोई बातचीत हो जाए ताकि भारत चीन पर कुल में जो अभी टकराव की स्थिति है उस पर कुछ बात हो पाए। अभिषेक, इस पर अगर आप कमेंट ले पाएं संजय स्वाय साहब का। रही है एससीओ की, वहां पर चीन के विदेश मंत्री वो बहुत लालायित है, चीन के रक्षा मंत्री वो बहुत लालायित है कि बात हो पाए, वो बहुत परेशान है। मतलब चीन अब परेशान है कि भारत से उसकी बात हो सके। बिल्कुल, जो उनका कहना ठीक है कि जिस प्रकार से 29-30 अगस्त को पलड़ा चेंज हुआ और भारत ने जिस प्रकार से एग्रेसिव पोस्चरिंग दिखाई और ना केवल ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप इनको कैप्चर किया, साथ ही साथ और जो हाइट्स हैं, स्पैंगोर है, गुरुंग हाइट्स हैं और जो हाइट्स हैं जो कि हमारे इलाके में, ये सब हमारे इलाके में, ये मैं आज क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, हमने एलएसी पार नहीं की। तो इनको कैप्चर करने से एक बहुत बड़ा झटका लगा। साथ ही साथ भारत ने हर फ्रंट पर चीन को डिफेंसिव में डाला हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो और ऐप्स बैन कर दिए हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, आज सारी दुनिया साथ है। रशिया भी अब भारत की तरफ झुकता हुआ साफ नजर आ रहा है। तो यह सब देखते हुए वो सोच रहे हैं कि ये भलाई इसी में है कि आज बातचीत करके शायद मामला सुलझा लिया जाए। ठीक है, सैबल दास गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, आप किस तरह से इस पूरी स्थिति को देखते हैं? रशिया का जिक्र हुआ, रशिया आज की तारीख में क्या चीन से ज्यादा भारत के नजदीक है, ये बात कही जा सकती है? रशिया पर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। नहीं, हमारा तो अच्छा दोस्त है और हम भी बहुत चीजें रशिया से खरीद रहे हैं। हम उसके सबसे बड़े आर्म्स बायर है, उसके मिलिट्री सप्लाईज के बायर है, उसकी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, कोविड की वैक्सीन भी लेने की बात हो रही है। लेकिन हम लोग को जो असलियत है उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रशिया की हालत बहुत तंग है आर्थिक तौर से और बहुत बुरी तरह से चाइना जो उनका पेट्रोल खरीदता है और गैस खरीदता है उस पर निर्भर है। तो ये भी एक असलियत है जो पुतिन को सता रही है। तो है वो प्रिंसिपल के तौर पे, सिद्धांत के तौर पे इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आर्थिक तौर पे वो कुछ हद तक तो कमजोर है। तो ये एक असलियत है, हमें समझना होगा। और इससे कोई खास फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि रशिया का सिर्फ दो ही कंट्रीब्यूशन है। एक तो 10 तारीख को जो एससीओ मीटिंग है जी, उसमें वो इतना खुल के भारत को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। मुझे लगता है वो भारत को सपोर्ट करेगी। उसका एक और 10 तारीख को ये जो विदेश मंत्रियों की बैठक है एससीओ में, उसका आप जिक्र करें। हाँ, एससीओ की। उसमें मुझे लगता है कि एक और पहलू है कि पुतिन भारत को क्यों सपोर्ट करेगा, इसलिए कि वो इसे कार्ड के तौर पे यूज करेगा चाइना के साथ नेगोशिएट करने के लिए, अपने ही फायदे जो नेगोशिएशन का खेल होता है। तो उस तरह से कुछ हद तक रशिया का मदद या सपोर्ट मिलने की कोशिश है। एससीओ में पाकिस्तान जबरदस्त तौर से चाइना के तरफ होकर लड़ाई करेगी, उसके लिए भी भारत को तैयार होना चाहिए। लेकिन और कोई देश भी चीन को खुल के सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सैबल जी बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है हमारे पास। बड़ी खबर यह है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में तैनात किए 5 मिलिशिया स्क्वाड। युद्ध की स्थिति में होती है मिलिशिया स्क्वाड की तैनाती। इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, अब यह समझना बहुत जरूरी हो गया है। पाकिस्तान के बैट आर्मी जैसे कारनामों को अंजाम देने में माहिर है यह मिलिशिया दस्ता। चीन ने पहली बार बॉर्डर पर तैनात किया है सिर काटने वाला दस्ता। इस खबर की क्या महत्ता है, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, पूरी अपडेट दें हमारे दर्शकों को। देखिए, हर किसी आर्मी के अंदर समीर एक ऐसी प्लेटून होती है, एक ऐसी रेजिमेंट होती है जिसका मकसद होता है कि अग्रेसिव अगर एक्शंस लेने हो या फिर सीमा पार करके या फिर सीमा के बाहर अगर कोई एक्शंस लेने हो तो वो प्लेटून होती है। और अगर हम जो मिलिशिया की बात कर रहे हैं तो दरअसल
चीन की ये पोस्चरिंग अभी तक दूसरे इलाकों में थी, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है वो ये साफ दर्शा रही है कि चीन अग्रेसिव पोस्चरिंग ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख या लद्दाख के इलाकों में कर रहा है, बल्कि समीर वो उन इलाकों में भी कर रहा है पीओके में, जहां पर उसने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के चलते वहां पर अपनी पैड बनाई थी, यानी पीओके के इलाके। और पीओके इलाके में अगर वो अपनी अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है तो ये ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि खुद पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि चीन धीरे धीरे उन इलाकों पे अपना कब्जा जमाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को वहां से खदेड़ देगा। यानी ये खतरा ज्यादा पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को साधते साधते हमेशा चीन अपने दूसरे इंटरेस्ट भी साधता है। और यही वजह है कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे ये रिपोर्ट्स, ये चीजें पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा सेटबैक हो सकती है। और अभी अगर आप देख रहे हो कि अगर ये पूरा इलाका अगर आप समझे तो एक बार फिर मैं आपको की ग्राफिक्स में समझाने की कोशिश करता हूं कि अभी पोजीशनिंग कहां पर है, भारत की पोजीशनिंग कहां पर है और चीन की पोजीशनिंग कहां पर है। अगर आप इन पूरे की ग्राफिक्स को देखें तो अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये फिंगर 8 का इलाका है, यानी यहां पर चीन ने अपनी मोबिलाइजेशन कर रखी थी और धीरे धीरे चीन फिंगर 4 के इलाकों की तरफ आ गया। यानी ये वो इलाके हैं जहां पर चीन अभी बैठा हुआ है। और समीर, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, टॉप जो देख रहे हैं, करीब करीब 8 से 9 ये पॉइंट्स है, जिसमें हेलमेट टॉप है, ब्लैक टॉप है, गुरुंग हिल है, स्पेंगर गैप है और ये सारे मगर हिल है। ये दरअसल ये वो हिल है जहां पर अपनी टेक्टिकल पोजीशंस भारत ने और ज्यादा मजबूत की है। ये 15,000 16,000 फीट की ऊंचाई है और यहां पर बने रहना, यहां पर बन जाना, यहां पर अपनी पोजीशनिंग को मजबूत करना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अब भारत के लिए एडवांटेज पोजीशन है। एडवांटेज पोजीशन इसलिए क्योंकि भारत ना सिर्फ चीन की पोस्टों को, चीन की मोबिलाइजेशंस को, चीन की इंस्टॉलेशंस को देख सकता है, बल्कि उनको डोमिनेट भी कर सकता है। और ये 1962 के बाद मैं लगातार कह रहा हूं कि ये वो रिवर्सिंग पोजीशंस है 360 डिग्री की, जिसने भारत को एक अलग ही मिलिट्री एज दे दिया है, या फिर एक मोटे तौर पर अगर आप समझे तो एक ऐसा हथियार हमको दे दिया है कि हम अब चीन के ऊपर अग्रेसिव पोस्टिंग भी कर सकते हैं और अब चीन की जो नेगोशिएशन थी हमारी तरफ वो अब बराबर की होगी। समीर, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त हम सीधे रुख कर सकते हैं इस्लामाबाद का। अब्दुल समद याकूब साहब वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। याकूब साहब, अब मैं जानना चाहूंगा पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहा है? अब भारत और चीन के बीच जो टकराव की स्थिति चल रही है, इसमें चीन से पाकिस्तान को क्या हुक्म मिले हैं, ये बता सकते हैं आप क्या? क्योंकि ये कोई ढकी छुपी बात तो रह नहीं गई। अब सुनिए बात साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि बड़ा अच्छा आपने ये पैनल, हाईली इंटेलेक्चुअल पैनल है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करें। पाकिस्तान की हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि दोनों में वो बातचीत हो, जैसे आपके आर्मी चीफ ने कहा कि किसी भी स्टैंड ऑफ में, किसी भी फाइट में एट द एंड जो है बात वो टेबल पे आती है। ये तो क्लियर है बात, चाहे वो पाकिस्तान की 3 वॉर्स हों आपके साथ, तो एट द एंड वो बातचीत से ही मसला हल होगा। और फ्रंट लाइन पे जब आपके आर्मी चीफ बैठे थे तो वो फुली तौर पे प्रिपेयर्ड थे। ऑब्वियसली हर आर्मी चीफ जो होता है वो एक अपनी फोर्स को लेके फुली प्रिपेयर्ड होता है किसी भी ऑफेंस के लिए और किसी भी डिफेंस के लिए। तो और बहुत अच्छी बात की, और हम भी यही चाहेंगे कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो भी बात है वो मिल बैठ के, अगर उसके लिए किसी की भी जरूरत पड़ती है किसी थर्ड कंट्री की, वो रशिया को इन्वॉल्व करें या अमेरिका को इन्वॉल्व करें या किसी और थर्ड कंट्री को, उनको इन्वॉल्व करके वो जिस तरह से आप चाह रहे हैं, जो आपका उनके साथ कोई ट्रीटी या कोई इस तरह का था कि उसमें अप्रैल से पहले की कोई कंडीशन थी जिसमें फोर्सेस जो है वो अपनी पहली पोजीशन पे जाएं, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि देखें, इंडिया को इस वक्त सबसे बड़ा इंडिया एक विक्टिम बना हुआ है। 88,000 केसेस आ रहे हैं डेली। नहीं याकूब साहब, मैं तो इस बात का जिक्र कर रहा था ना कि शाह महमूद कुरैशी जब गए थे चीन तो लौट कर उन्होंने आकर यही कहा था कि भाई मैं तो निर्देश लेने गया था कि भाई क्या करना है, अगर चीन और भारत के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तान को क्या करना है। नहीं, देखिए, फॉरेन मिनिस्टर इसने आके ये कोई स्टेटमेंट इस तरह से नहीं दिया कि उन्होंने आके उसको क्या करना है। उस कोई भी थर्ड कंट्री, यानी कि हमारी पोजीशन इस तरह से होगी कि ऑब्वियसली कि हमारी मॉरल सपोर्ट, अगर इस तरह से कह लें कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो चाइना इंडिया से हमारी दुश्मनी कोई आज की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे हम मॉरली भी चाइना को सपोर्ट करें, लेकिन अल्टीमेटली हम यही चाहेंगे कि ये दोनों बातचीत से इस मामले को ख़त्म किया जाए या ये टेंशन रिलीज की जाए, टेंशन छोड़ी की जाए।
ये कभी भी नहीं होगा कि इंडिया भी नहीं चाहेगा कि वो एक जंग में जाए, लेकिन वो हर वक्त तैयार रहेगा, जैसे पाकिस्तान हर दुनिया का हर मुल्क तैयार रहता है। तो जब नहीं, लेकिन मसला तो टेररिज्म का है। देखिए, हमारे आपके बीच मसला तो टेररिज्म का है। टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सीधा मैसेज पाकिस्तान को बार बार दिया जा चुका है, जो कि समझ नहीं आता, इसीलिए सारी दिक्कतें। और इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ एक अहम बयान सीडीएस बिपिन रावत का है, वो भी आपको दिखा देते हैं। याकूब साहब, सीडीएस बिपिन रावत ने दरअसल पाकिस्तान को चेतावनी दी, वार्निंग दी, एलएसी विवाद का फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान न करे। भारत अपने दुश्मनों को जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। एलएसी से एलओसी तक दुश्मन को धूल चटाने का मादा हम रखते हैं। चीन की हर गतिविधि पर भारत की पैनी नजर है, लेकिन अभी भारत और चीन के बीच जो टकराव की स्थिति चल रही है, उसका फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान ना करे। याकूब साहब कंटिन्यू कीजिए, लेकिन उससे पहले बाइट सुन लेते हैं, जरा सुन लेते हैं क्या कहा है सीडीएस बिपिन रावत ने। Pakistan has been launching proxy war and sponsoring, training, arming and equipping terrorists on their soil, which they keep infiltrating into our state of Jammu and Kashmir. They have also tried to expand the terrorism into other regions of our country. So we find the threat from there will mainly be in the form of proxy war. But should any threat develop along our northern borders, Pakistan could take advantage of that and create some trouble for us on the northern borders. सीडीएस बिपिन रावत को हम सुन रहे थे। याकूब साहब, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, उसी का जिक्र करते हुए बिपिन रावत साहब का यह स्टेटमेंट हमने आपको दिखा दिया। दरअसल मसला तो देखिए वही है, टेररिज्म को जिस तरह से एक्सपोर्ट किया जा रहा है आपकी धरती से हिंदुस्तान में। देखिए, जो मसला आपको दरपेश है वही मसला हमें दरपेश है। हम ये ट्रस्ट डेफिशिएंसी है, यानी कि आपके और हमारे दरमियान में एक एतमाद की कमी के जो हमेशा से रहती है कि हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर या कराची के अंदर जो इंसर्जेंट्स हैं या जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी होती है उसको भारत सपोर्ट करता है, उसको रॉ सपोर्ट करती है। और यही इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर है कि जब आपके यहाँ कुछ होता है तो आप ये समझते हैं कि हम उनको इक्विप कर रहे हैं, हम उनको लॉन्च कर रहे हैं। आपकी तरफ से तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन इसकी तो पोल खुल चुकी है, अब तो पूरी दुनिया मान रही है। बड़े बड़े इंटरनेशनल आतंकवादी आपकी सरजमीन पर जमकर फल फूल रहे हैं। ये तो अब फैक्ट सामने आ चुका है ना। देखिए, मैंने आपसे यही बात की कि जब आप ये कहेंगे तो हमारे पास भी वही एविडेंस है। याकूब साहब, भारत और चीन के बीच टकराव के जो हालात हैं उसका फायदा उठाने की कोशिश की आज की डेट में पाकिस्तान नहीं कर रहा है। नहीं, देखें, सबसे पहली बात आपने टेररिज्म की बात की। अब जहां तक टेररिज्म की बात है तो नहीं, कत्तन कोई ट्रेनिंग सेंटर्स कुछ नहीं है। अगर आप माजी की बातें करें तो माजी में बहुत कुछ होता रहा है, आपकी तरफ से भी होता रहा होगा, हमारी तरफ से भी होता रहा होगा, लेकिन इस वक्त कहीं ऐसा नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जो ट्रस्ट एफिशिएंसी है, जो एतमाद का फुकदान है, उसको खत्म इसलिए इस तरह से किया जा सकता है कि अगर हम यही इल्जाम एक दूसरे के ऊपर देते रहेंगे तो कभी भी खत्म नहीं होगा। यानी कि उसको कम करने के लिए यही है कि आप देखें, कलभूषण था, उसको हमने एक्सेस दी, कॉन्सुलर एक्सेस दी, जो भी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी उनके वो फैसला था, हम वो कर रहे हैं। यानी कि उस मामले में भी कॉपरेट कर रहे हैं। ये नहीं कि हमेशा हम अपनी सरजमीन पर बड़े बड़े टेररिस्ट को पालना पोसना बंद कर दीजिए, तभी बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। ये हिंदुस्तान की हुकूमत का रुख रहा है, जो कि पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आता है, लेकिन आप ना जाने क्यों मानने को तैयार नहीं होते टीवी डिबेट्स में। बहरहाल, एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, फिर मैं मनीष का भी रुख करूंगा। चालबाज चीन ने अब नया वॉर फ्रंट खोला है। नॉर्थ सिक्किम से सटे बॉर्डर पर टैंक तैनात कर दिए हैं। काला पानी में चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा है। काला पानी से उत्तराखंड के टिहरी पर टारगेट की मंशा जो है, बदनीयती जो है, वो सामने आ रही। तो काला पानी में चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा है। काला पानी से उत्तराखंड के टिहरी पर टारगेट करने की बदनीयती सामने आई है। नॉर्थ सिक्किम से सटे बॉर्डर पर टैंक तैनात कर दिए हैं चीन ने। तो एक तरफ लगातार वॉर फ्रंट खोलता हुआ नजर आ रहा है चीन नए, और दूसरी तरफ बातचीत के लिए मचल भी रहा है। मनीष, इस स्थिति को कैसे देखा जाए? देखिए, जहां तक सीमा पर चीन की सेना की पोजीशन का सवाल है, तो हम सब ने देखा है कि लद्दाख से लेकर और फिर भारत चीन नेपाल के ट्रायंगल हो, या भारत भूटान और चीन का ट्रायंगल हो, या भारत म्यांमार और चीन का ट्रायंगल हो, इन सब जगह पर चीनी सेना ने कहीं पर टैंक लगाए हैं,
कहीं पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा है, लेकिन 29-30 अगस्त की दरमियानी रात में भारतीय सेना ने जिस तरह से पीएलए को जवाब दिया, उसके बाद अब रूस में चीन के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री से ये आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आइए इस मामले पर बैठकर बातचीत करके सुलझाते हैं। हालांकि आज भारतीय समयानुसार 2 बजे से अगले 4 घंटे तक एससीओ के सभी रक्षा मंत्री एक साथ बैठेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने साफ कर दिया कि द्विपक्षीय बातचीत कम से कम रक्षा मंत्री के स्तर पर अभी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में 10 तारीख को एक बार जब विदेश मंत्रियों की आपस में मुलाकात होगी, तो जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि मुझे बातचीत करने से कोई गुरेज नहीं है, मैं चीन के विदेश मंत्री को पहले से ही जानता हूं, लेकिन फिर बातचीत होगी तो यह चीन को समझना पड़ेगा कि आज भारत और चीन के बीच जो सीमा पर तनाव है, उसमें 4 महीने तक चीनी सेना ने जो हरकतें की है, उसी की वजह से आज ये स्थिति बनी है। यह विदेश मंत्रालय ने साफ संदेश दे दिया है। तो अब चीन को तय करना है कि चीन डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाना चाहता है या फिर जो काम ब्लैक टॉप पर हुआ, हेलमेट टॉप पर हुआ, वही आगे भी जारी रखेगा। जी ठीक है, यानी मीटिंग के कोई आसार नहीं है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच आपसी बातचीत होगी, इसकी उम्मीद ना की जाए। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजनाथ सिंह जी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि उनका शेड्यूल बहुत टाइट है। ऐसी स्थिति में यह संभावना नहीं है कि वो उनसे मुलाकात कर पाएंगे। और अगर आप देखें भी तो सीएसटीओ की मीटिंग है, सीआईएस की मीटिंग है, तो राजनाथ सिंह जी के पास समय नहीं है कि वो उनसे बात कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अभिषेक, अगर आदित्य इस पर एक कमेंट दे पाए, क्योंकि अभी जो स्थितियां बन रही हैं, चीन की तरफ से यह पेशकश की गई है, लेकिन हिंदुस्तान इस पेशकश को ठुकराता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य, देखिए सवाल ये है कि ये जो चीन बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है, अब कोशिश कर रहा है, रूस की बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान उसके लिए राजी नहीं हो रहा है। ये जो चीन की चीन की इस पॉलिसी में बदलाव है, यही उनकी पॉलिसी ही है कि इधर लद्दाख में लड़ो और वहां बातचीत का फ्रंट खोलो। देखिए, एक तौर पे वो दिखाना चाहते हैं कि वो डेस्परेट नहीं है, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिसमें वो बड़े चीज़ें लिखते हैं कि हम मुकाबला करेंगे, हम इंडिया को कड़ा जवाब देंगे, लेकिन असलियत में वो डेस्परेट है। वो दिख रहा इसलिए है क्योंकि हमने देखा वहाँ मोल्डो चुशूल में भी आज 5वीं बार जो बैठक शुरू हो चुकी है ब्रिगेड कमांडर लेवल पर, तो चाइनी जो है चेंज नहीं होंगे। दूसरा, हमने डेस्परेशन देखी रशिया में जहाँ राजनाथ सिंह है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है। जिस वक्त गलवान वैली की घटना घटी, उस वक्त राजनाथ सिंह जी विक्ट्री डे परेड के लिए रशिया गए थे, उस वक्त भी रिक्वेस्ट आई थी जो पूरा रिजेक्ट कर दिया गया था, बोला था कोई बातचीत नहीं होगी। और दूसरा जो है, इस बार ज्यादा क्यों बौखलाया है, ज्यादा क्यों तिलमिलाया है, क्योंकि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और तिब्बतियन जो लोग हैं उन्होंने जो शिकस्त दी है, क्योंकि एक तो इंडियन आर्मी हो गई, जो तिब्बतियन खुद उनको शिकस्त दे रहे हैं चुशूल में, वो उनके लिए एम्बैरेसिंग है। वो अंदर नहीं समा पा रहे हैं। ये तिब्बतियन जिनको हमने इतना तड़पाया तिब्बत में, दलाई लामा को बाहर निकाल दिया, सबको बाहर निकाल दिया, लेकिन यही लोग इंडियन आर्मी के साथ मिलकर कैसे हमें शिकस्त दे रहे हैं। ये कि इन हाइट्स पर जो हमने एडवांटेज ले लिया है, वो भी उनको परेशान कर रहा है, क्योंकि अब उनका सारा मूवमेंट सब कुछ हमारे निशाने पर है। देखिए अभिषेक, हम तो बात कर रहे हैं कुछ पीक्स की। मेजर सोई ने भी कुछ पीक्स का नाम लिया, हमने हेलमेट टॉप का नाम लिया, हमने ब्लैक टॉप का नाम लिया, लेकिन असलियत में 30 से ज्यादा ऐसी हाइट्स हैं साउथ ऑफ पैंगोंग इन एडजॉइनिंग एरियाज में जिसमें हमने डोमिनेंस रखी है। तो पूरी जो एक्टिविटी है चीन की, सब हमें नजर आ रही है। इसीलिए चीन और परेशान है, क्योंकि कभी भी उन्होंने जो चाइना ड्रीम थी या चाइनीज पीएलए के भी जो ऑब्जेक्टिव प्लान्स होते हैं, उसमें नहीं था कि इंडियन आर्मी ये ऐसा कर सकता है, वो भी रात के अंधेरे में। 5 फिंगर का सपना सजोते थे, 5 फिंगर, सिक्किम ले लेंगे, अरुणाचल ले लेंगे, तिब्बत, नेपाल, भूटान सब ले लेंगे। बिल्कुल, ये चाइना ड्रीम की सबसे बड़ी शिकस्त है। ये पिछले 7-8 साल से जो धीरे धीरे एक कदम यहां चलते हैं, एक कदम अरुणाचल में चलते हैं, लेकिन ये चाइना के लिए बुरा होगा, क्योंकि ये सिर्फ एलएसी की बात नहीं है, अभी विश्व भर भारत को सपोर्ट कर रहा है। कल जयशंकर जी ने भी बोला कि हमें टॉक्स करने चाहिए, डिप्लोमेसी करने चाहिए। आज आर्मी चीफ की आपने टोन देखी कि हमें बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि काम तो कर दिया है आर्मी ने, अब तो बातचीत करिए, आप रेडी कर रहिए। बिल्कुल, जी बिल्कुल। अभिषेक बने रहे हमारे साथ। पंकज दास इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काठमांडू से हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज दास साहब, देखिए अभी जो दुनिया की जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है भारत चीन टकराव के भी, हम देख रहे हैं तमाम दुनिया की बड़ी महाशक्तियां आज की तारीख में हिंदुस्तान के साथ हैं, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, इजराइल का जो रुख अभी तक सामने आया है। नेपाल किस तरफ है? नेपाल की स्थिति क्या है? नेपाल क्या सोच रहा है?
कि नेपाल की जो स्थिति है वो पिछले 1 महीने पहले जो थी वो अब इस समय नहीं है। 15 अगस्त को जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे से बात की, उसके बाद स्थितियां काफी बदल गई है। नेपाल की सरकार को, नेपाल के प्रधानमंत्री को ये बात अच्छी तरह से अब मालूम चल गया है कि उनका जो है भलाई, उनकी भलाई इसी में है, उनके देश की भलाई, जनता की भलाई इसी में है कि वो भारत का समर्थन करे, भारत की तरफ रहे। इसलिए प्रधानमंत्री, दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत के बाद से अब लगातार संवाद की अवस्था बनी हुई है। ठीक है, यानी पंकज दास जी, आप कह रहे हैं कि अब नेपाल का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के फेवर में। लेकिन देखिए, जब हम और आप ये बात कर रहे हैं तो लिपू लेक से जुड़ी हुई एक खबर है। चीन की एक और दगाबाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। लिपू लेक के पास सैनिक बेस बनाने की तैयारी में है चीन। लिपू लेक से 12 किलोमीटर दूर पाला मैदान में चीन की यह साजिश सामने आई है। सीमा पर सैनिकों की संख्या में चीन जबरदस्त तरीके से इजाफा कर रहा है। पैंगोंग की हार के बाद अब पिथौरागढ़ सीमा पर तनाव बढ़ाता हुआ चीन नजर आ रहा है। तो ये अहम जानकारी इस वक्त लिपू लेक से जुड़ी हमारे पास आ रही है। पंकज दास, ये जो स्थितियां हैं लेकिन अभी भी इस ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं चीन की शह पर नेपाल बहुत कुछ है जो कर रहा है। चीन का प्रयास अभी भी है कि भारत से उसे कितनी दूर रखा जाए उतना उसके हित में है। वो जानता है कि भारत के साथ जब तनाव बनेगा तो इस तरफ से जो ये जो भारत नेपाल की खुली सीमा है उसका फायदा उठाने के लिए यहाँ पे नेपाल में भारत के खिलाफ माहौल बनाने का, नेपाल के सरकार में भारत के खिलाफ जो है एक माहौल पहले भी बना था नक्शा को लेकर, उसको कंटिन्यू करने का ये प्रयास जारी है। लेकिन नेपाल सरकार, मुझे लगता है कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच लगातार संवाद हो रहा है और अक्टूबर में विदेश मंत्री दोनों देशों के मिलने वाले हैं, विदेश सचिवों के बीच बातचीत होने वाली है, तो उसको देखकर नेपाल सरकार का पूरा ध्यान जो है भारत के साथ संबंध सुधारने में है। जो आपने लिपू लेक की बात कही, वो लिपू लेक में जाहिर सी बात है वहां चाइना का भी बॉर्डर है, तो चाइना अपनी तरफ से वहां पर इंगेज करना चाहता है और नेपाल को उसमें घसीटना चाहता है। नेपाल, जो चाइनीज मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसका हमेशा एक स्ट्रेटेजी रहा है कि कैसे भी करके नेपाल को, पाकिस्तान को चाइना के साथ दिखाया जाए। लेकिन अब नेपाल से वो संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि नेपाल की जनता जो है उन्हें सरकार पर इतना दबाव दिया, राजनीतिक दलों ने इतना दबाव दिया कि अब जो है नेपाल सरकार का भारत को छोड़कर चीन की तरफ जाना अब नामुमकिन सा दिख रहा है। नामुमकिन सा आपको लगता है चीन की तरफ जाना नेपाल का? ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। भारत चीन के बीच आज भी ब्रिगेड कमांडर लेवल की बैठक हो रही है। चुशूल में लगातार 5वें दिन की ये बैठक इस वक्त जारी है। बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। तो बातचीत का रास्ता जो है वो लगातार खुला रखा गया है और आप देखिए जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो ये उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे हैं कि बातचीत के रास्ते हम मसले के हल की उम्मीद कर रहे हैं। आज इस बैठक में क्या हो रहा है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं एक बार फिर हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी के पास। सुमित, समीर, चीन का जो ये पूरा गरूर था, ये भारत ने किस तरीके से चकनाचूर किया, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। यानी भारत लगातार, जब नेगोशिएशन की कितनी बातचीत हुई इसका खाका हमने तैयार किया आपके लिए। कब कितने घंटे बातचीत? 31 अगस्त 5 घंटे, यानी 29 तारीख को जब ये पूरे ऑपरेशन से, उसके बाद ये 5 घंटे मीटिंग चली। फिर 1 सितंबर को 8 घंटे की बातचीत चली। इसके बाद 2 सितंबर को तीसरे दिन की बातचीत थी, 7 घंटे तक करीबी बातचीत चली। इसके बाद 3 सितंबर को 4 घंटे से ज्यादा की बातचीत चली है। अब लगातार 4 सितंबर यानी आज का दिन सुबह 10 बजे बातचीत का दौर शुरू हुआ था और अब कितने घंटे चलेगा ये भी देखना होगा। लेकिन समीर, इन सभी चीजों में मैं लगातार ये बात कह रहा हूं आपसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें समझने की जरूरत है कि इस एक्शन के बाद, इस डोमिनेंस के बाद, 29 तारीख को जो हमने किया उसके बाद अब चीन ये हमसे लगातार कह रहा है कि बातचीत करिए, हमें ये बात आपसे कहनी है और ये आप यहां से आप अपना डिसएंगेजमेंट करिए। यानी डिसएंगेजमेंट की बात लगातार भारत जिस प्रेशर से चीन से 4 महीने से कर रहा था, चीन जिसको अनसुना कर रहा था, अब वो बातें चीन की तरफ से कही जा रही है। अब चीन ये बात बार बार कह रहा है कि ये टेक्टिकल पोजीशंस भारत ने जो इख्तियार की है वो उसके लिए सरदर्द बन गई है, वो उसके लिए एक चैलेंज बन गई है, आप इनसे हटिए। तो ये जरूर है कि ये बातचीत का दौर जो चला है ये अब चीन को प्रेशराइज कराने, यानी अब नेगोशिएशन जो होगा वो 360 डिग्री रिवर्स में होगा। यानी भारत अब ये कहेगा कि आप पीछे सबसे पहले हटिए, उसके बाद बातचीत का दौर शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, आप किस तरह से एनालाइज करेंगे जिस तरह से चीन की ये पेशकश आती है, हिंदुस्तान की तरफ से ठुकराया जाता है, क्या यही रुख इस वक्त, ये अग्रेसिव अप्रोच जरूरी है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए
मुलाकात की भी जा सकती है अगर मसले का हल ढूंढना है तो। देखो समीर, जो मेरा अपना अनुभव है वो ये है कि चीन की ये पॉलिसी होती है कि पहले आक्रमण करो फिर बातचीत करो। जब मैं चीन में था तो उनका एक मुहावरा है ईपियन तान ईपियन ता, यानी कि नेगोशिएट एंड एट द सेम टाइम निबल एंड नेगोशिएट, ये मैंने टर्म इवॉल्व किया। अच्छा। तो ये चीन की अभी प्रक्रिया है कि देखो हर एक जगह पे एक संतुलन होता है, चाहे वो टैक्टिकल हो या स्ट्रेटेजिक हो। तो इस टाइम जो संतुलन है वो हमारे पलड़ा हमारी तरफ है, क्योंकि हमने ज्यादा अच्छी पोजीशन ले ली है। तो अभी चीन का ये होगा कि किसी ना किसी तरह हमें वहां से हटाया जाए, पर वो खुद हटने को तैयार नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह, चीन पर कभी भरोसा मत करो। हमारी 5 एग्रीमेंट है चीन के साथ। सही बात 1993, 96, 2005, 2012 और 2013 उनका सबका उल्लंघन किया है, क्योंकि ग्रे जोन में आप पेट्रोलिंग कर सकते हैं, आप किसी तरह किलाबंदी नहीं करते। ये दूसरी बात चीन ने की है और इसका उसको जोखिम उठाना पड़ेगा। तीसरी बात, चीन सिर्फ प्रेशर को मानता है, ताकत को मानता है। अगर उसको ताकत से जवाब दिया जाएगा तो चीन पीछे हटेगा। कम से कम वो बातचीत जब करेगा तो उसको लगेगा कि हमारा पलड़ा उससे भारी है। और चौथी बात, जो अभी यकूब साहब बता रहे थे, अच्छी बातें कर रहे थे, पर जो पाकिस्तान फौज की सोच है वो इनकी सोच के साथ मिलती जुलती नहीं है, क्योंकि मुशर्रफ साहब कह चुके हैं ये आतंकी हमारे हीरो थे। अभी इन्होंने अपना मुख बदल लिया है। तो ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार, तो ये उनका एक स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इमरान खान की नजर में तो ओसामा बिन लादेन भी शहीद है। और देखिए, पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक अहम खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। कर्ज से दबे पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है। चीन को कराची का समंदर बेचने की खबर है। चीन के 20 जहाज कराची में मछली पकड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तानी मछुआरे इमरान सरकार के इस रुख से बेहद नाराज हैं। कराची में इमरान के फैसले का विरोध बहुत तेज हो गया है। हमारे साथ क्योंकि इस वक्त इमरान खान की पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल समद याकूब साहब मौजूद हैं। याकूब साहब, अब ये क्या मामला है? समंदर भी बेचने की फिराक में है पाकिस्तान क्या? पीओके में जो हो रहा है सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पर, वो तो हम देख ही रहे हैं। नहीं समीर साहब, ये समंदर तो कभी किसी को नहीं बेचा जा सकता, लेकिन हम क्योंकि ब्लू इकोनॉमी की तरफ हमारे जो मिनिस्टर मैरीटाइम्स हैं वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, और शायद उस हवाले से कोई मेरी नज़र में तो या मेरे सुनने में तो ऐसा नहीं आया। लेकिन अगर कोई फिशिंग के हवाले से या कोई तरह का कोई जॉइंट ऑपरेशन या जॉइंट कोई ट्रेड उन्होंने कोई साइन किया हो तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन चाइना के साथ तो हमारी कोलैबोरेशन जो जॉइंट वेंचर्स काफ़ी प्रोजेक्ट्स के ऊपर चल रहे हैं। अगर वो सीपैक के हवाले से देखा जाए वो तो आपको पता है, वो तो कोलैबोरेशन तो नजर नहीं आ रही है ना याकूब साहब। चीन के 20 जहाज कराची में मछली पकड़ने के लिए पहुंच गए हैं, वहां पर मछुआरों ने विद्रोह कर दिया है, इमरान सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो, कि ये हो क्या रहा है? देखिए, मैं किसी ऐसी बात पे मैं वो नहीं कमेंट कर सकता जो मेरे इल्म में अभी नहीं आई। या तो मेरी जांच में ये आई होती तो मैं शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से कमेंट कर सकता, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि चाइना के साथ तो हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऊपर चल रहे हैं। हो सकता है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम से कंफर्म कर लूंगा कि क्या वो इस तरह याकूब साहब देखिए, अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं, क्या चीन का हुक्म बजाना पाकिस्तान की मजबूरी हो गई है क्या? ये मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कंगाली की तरफ एक तो एक मुल्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो सऊदी अरब की तरफ से चीजें हुई उसमें भी चीन से ही आपको सारी एड्स वगैरह मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो ये मजबूरी हो गई क्या पाकिस्तान की? देखिए, मजबूरी नहीं। जब आप एक पाकिस्तान, पहली बात तो बिल्कुल आप ये बात क्लियर हो जाए कि एक सॉवरेन स्टेट है, उसकी एक डिग्निफाइड कंट्री है, उसमें जब जहां तक ट्रेड के वाले से या मिलिटरली को टाइज अगर उनके साथ डिफेंस चाइना की, वो अलग बात है। लेकिन अगर चाइनीज भी यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको यहाँ के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि चाइना के साथ एक सिविलियन सतह के ऊपर जो वहाँ के उनके जो एक्सपेट्रिएट्स आए हुए हैं यहाँ पे, वो जो हमारे लोकल लोगों के साथ उनकी अगर वो खटपट हुई है तो उनको भी वही लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना पड़ेगा। याकूब साहब बने रहे हमारे साथ। अभिषेक उपाध्याय का मैं रुख करूंगा क्योंकि इस वक्त वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अभिषेक, अब जल्दी से हमारे दर्शकों के लिए आप ये बता दीजिए कि इस वक्त LAC पर किस तरह के हालात हैं। हम सब ये जानते हैं पैंगोंग सो का जो दक्षिणी इलाका है वहां पर हम बढ़त बनाए हुए हैं, फिंगर एरिया का क्या हाल है, डेप्सांग का क्या हाल है, जरा बताएं।
देखिए मैं आपको एक एक जगह बता रहा हूँ जो आप बात कर रहे हैं। आप चूमर की बात कर ले, आप चाहे बात कर ले पेंगोंग इलाके की बात कर लें, आप देपसोंग की बात कर लें, देपसोंग की बात कर लें, आप देमचौक की बात कर लें और उसके हॉट स्प्रिंग की आप बात कर लें, जितनी भी जगह जितने भी पेट्रोल पॉइंट है वहां पर मैंने पहले जो आपसे कहा था रीपोजिशनिंग का सीधा सा मतलब ये है कि हम डोमिनेटिंग पोजीशन पर हैं। एक तो पहली बात जहां जहां जरूरत है वहां पर डोमिनेटिंग पोजीशन पर आने की पूरी कवायद की जा रही है, पूरी एग्रेसिव पॉलिसी है और जो चीन ने करने की कोशिश की है, जो 29 और 31 के बीच में जो हुआ है उसका जो रिपरकशन आपको पूरी LAC पे 1547 किलोमीटर पर, इस लद्दाख की बात कर रहा हूं, हर जगह दिखाई पड़ रहा है। भारतीय फौजें मुस्तैद हैं, भारतीय फौजें एग्रेसिव हैं, भारतीय फौजें हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार हैं। समीर, आदित्य, और अगर संजय सोय साहब से एक छोटा कमेंट आप ले पाएं कि आज की जो बातचीत चल रही है 5वें दौर की, इससे कुछ उम्मीद है क्या? आगे बढ़ेंगे कुछ हम? बिल्कुल, मैं कमेंट लेता हूं। संजय सोय साहब, समझ जाना चाह रहे हैं आज जो बातचीत चल रही 5वें राउंड की, ये चुशूल ने बातचीत, इससे कुछ उम्मीद लग रही है आपको? मुझे तो जिस प्रकार से बातचीत लग रही है टाइम वेस्टेज ही लग रही है। तो अभी तक 4 दिन हो गए, जब तक कोई फैसला नहीं हुआ, 5वें दिन कौन सा कोई अलग ही पेड़ खुद जाएंगे। और जो आपने एक बात कही है, भारतीय सेना टेक्टिकल तौर पर जो सही जगह है वो ऑक्यूपाई कर रही है, जो हाइट्स देख के, ताकि आगे के इलाके को डोमिनेट किया जा सके। यही जो रिपोजिशनिंग है उसका यही मतलब है। आदित्य, यही सवाल आपसे भी है, ये जो बातचीत चल रही है इसको लेकर बड़ी उत्सुकता है कि बार बार बातचीत हो रही है, आउटकम क्या आ रहा है, ये आउटकम क्या आ सकता है? देखिए, बातचीत होना जरूरी है। कम्युनिकेशन जो है ब्लॉकेड नहीं कर सकते, चाहे जंग भी होती है उस वक्त भी बातचीत चलती रहती है हॉटलाइन पर। आउटकम की बात, हाँ, मैं आपको ये कहता हूँ कि चाइना आज तक स्टेटस को चेंज करता था और फिर बार्गेनिंग टेबल पर आता था। आज पहली बार भारत ने उन्हीं की लैंग्वेज में स्टेटस को चेंज किया है वहां, और LAC पार नहीं किया है, या क्या पता किया भी हो, लेकिन हमारी तौर पे तो नहीं किया है। और स्टेटस को चेंज कर उनको बताया है कि हम भी करने की पोजीशन में हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा अभिषेक, और आपसे इस तरह लगातार दिन भर हम जानकारी लेते रहेंगे। LAC LOC कॉन्क्लेव का सिलसिला लगातार TV9 भारतवर्ष पर चलता रहेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।